चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जैसा कि पिछले वीडियो में जो है आपको तीसरा अध्याय यानी घनानंद का जो अध्याय था उसका प्रश्नोत्तर मिल गया होगा। जिन बच्चों ने नहीं देखा है जाकर देखिए, ठीक है। और जो बच्चे नए आए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे भी इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहे। शुरू करते हैं तीसरा अध्याय के बाद चौथा अध्याय। शीर्षक है स्वदेशी और कवि का नाम है बद्री नारायण चौधरी। सबसे पहले आज हम लोग देखेंगे बद्री नारायण चौधरी का जीवनी, इनकी रचनाएं और कविता के आसपास की बातें कि आखिर कहाँ से इसको संकलित किया गया है। इसके बाद फिर जो अगला वीडियो हम लोग का बनेगा उसमें हम लोग जो 10 दोहे हैं स्वदेशी कविता में उन 10 दोहों का भावार्थ देखेंगे, ठीक है। आज हम लोग देखते हैं कवि बद्री नारायण चौधरी उर्फ प्रेमघन का जीवनी। तो कवि बद्री नारायण चौधरी भारतेंदु युग के कवि हैं। कौन सा युग? भारतेंदु। भारतेंदु जो है भारतीय साहित्य में एक बहुत ही बड़े व्यंग्यकार हैं। अगर आपने इनका जो है कुछ तो नहीं पढ़ा होगा लेकिन एक रचना आपने ज़रूर इनका पढ़ा होगा, नाम है अंधेर नगरी। जी हाँ, ये उसी अंधेर नगरी नामक जो व्यंग है उसके रचनाकार हैं भारतेंदु। और उनका जो युग था, उनका जो समय था, उस समय को, उस युग को कहा जाता है भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के ये कवि कौन है? प्रेमघन। और ये बहुत ज़्यादा भारतेंदु हरिश्चंद्र से प्रेरित थे, उन्हीं की प्रेरणा से रचनाएं भी करते थे। और जब हम कविता देखेंगे तो पाएंगे कि एकदम सीधे सीधे जो भी बातों की शैली है या जो बताने की शैली है, जो बताना चाह रहे हैं कवि, सारा तरीका जो है भारतेंदु की तरह है। शासन व्यवस्था का जिस प्रकार भारतेंदु मजाक उड़ाते थे, बस उसी तरह का मजाक यहाँ पर उड़ाया है किसने? प्रेमघन ने। चलिए, तो भारतेंदु युग के एक प्रमुख कवि, आमतौर पर खड़ी बोली में ये लिखते थे, ठीक है। ब्रजभाषा भी इनकी कविताओं में आपको झलकेगी। इनका जन्म सन 1855 ईस्वी, ठीक है, सन 1855 ईस्वी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुआ, ठीक है। माता पिता की विशेष कोई जानकारी इसमें दी हुई नहीं है, ठीक है। और एक बात जान लीजिए, हम पहले बता चुके हैं, बिहार बोर्ड में आपके पाठ्य पुस्तक में जो भी बातें अंकित हैं उससे ज़्यादा आपसे पूछेगा नहीं, इसलिए ऑब्जेक्टिव के लिए टेंशन नहीं लेना है, जो भी पूछेगा इसी से पूछेगा, ठीक है। भारतेंदु युग के एक प्रमुख कवि, सन 1855 ईस्वी मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ, ठीक है। और इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही कि सन 1874 ईस्वी में मिर्ज़ापुर में ही इन्होंने रसिक समाज की स्थापना की। अपने जैसे लोगों की एक मंडली, जिसे इन्होंने नाम दिया क्या? रसिक समाज। और इन्होंने जो है रचनाएं तो की ही, साथ ही साथ पत्र पत्रिकाओं का संपादन भी किया। एक पत्रिका है आनंद कादम्बनी, इसका भी इन्होंने संपादन किया। नागरी नीरद, ठीक है, नागरी नीरद, आनंद कादम्बनी, ये 2 पत्रिकाएं ऐसी हैं जिनका इन्होंने संपादन किया। एक संपादक के पद पर रहे ये दोनों पत्रिकाओं के लिए, ठीक है। क्वेश्चन यहां से भी ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में से किस पत्रिका का संपादन प्रेमघन ने किया है, ठीक है। तो आप देख ही रहे हैं, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। नेक्स्ट है एक और इनके विषय में महत्वपूर्ण बात, साहित्य सम्मेलन जो कलकत्ता में हुआ था, कलकत्ता में हुए साहित्य सम्मेलन के ये सभापति भी रह चुके हैं। साहित्य सम्मेलन भारतीय हिंदी साहित्य में जो है एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये कवियों के बीच कितने ज़्यादा प्रतिष्ठित थे कि साहित्य सम्मेलन कलकत्ता में जो अधिवेशन हुआ, उस अधिवेशन के सभापति के रूप में इन्हें क्या किया गया? नियुक्त किया गया। इसके अलावा अगर इनकी रचनाओं की बात किया जाए तो इनकी 2 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं नाटक के रूप में। एक है भारत सौभाग्य, इसमें भी भारतीय अर्थव्यवस्था या भारतीय परंपरा या फिर भारतीय शासन व्यवस्था का मजाक उड़ाया गया है। इसके बाद है प्रयाग रामागमन, इनके 2 नाटक प्रसिद्ध हैं। और यदि इनकी कविताओं की बात की जाए तो जीर्ण जनपद जो है इनका एक प्रसिद्ध रचना है, जिसमें
ग्रामीण सभ्यता, ग्रामीण संस्कृति और ग्रामीण परिवेश का चर्चा किया गया है इसमें, ठीक है। और इनके जो भी दोहे हैं, इन्होंने जो भी दोहे लिखे, उन सभी दोहों का संकलन जो है वो कहलाता है प्रेम घन सर्वस्व। प्रेम घन सर्वस्व में इनके सभी दोहों का संकलन है। और हम लोग जो दोहा पढ़ेंगे स्वदेशी शीर्षक कविता के माध्यम से 10 दोहे, वे 10 दोहे भी प्रेम घन सर्वस्व नामक रचना से ही लिया गया है। और सुनिए, प्रेम घन हिंदी साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते थे, खास करके व्यंग के हिसाब से। और एक तरह से सच मान के चलिए तो ये जो प्रेमघन का हमने स्वदेशी आगे पढ़ने का चर्चा हम लोग कल करेंगे, तो स्वदेशी जो हमने पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, वो भी एक तरह से व्यंग है भारतीय संस्कृति, भारतीय सभ्यता पर तो नहीं, लेकिन भारतीय शासन व्यवस्था पर बहुत बड़ा करारा व्यंग है। साथ ही साथ भारतीय जनता की जो मनोवृत्ति है या भारतीय जनता का जो आचार विचार व्यवहार है उस पर भी करारा व्यंग है कि किस तरह भारतीय लोग जो हैं, किस तरह भारतीय लोग अपने अंदर स्वदेशी को समाहित नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि पूर्ण रूप से विदेशी को अपनाने का प्रयास किए जा रहे हैं, ठीक है। आगे इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, ठीक है। ये था इनका काव्य परिचय, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछता है आपको, ठीक है। फिर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनका जो 10 दोहा है उसका भावार्थ, ठीक है। जो बच्चे इससे पहले नहीं देखे हैं जाके देखिए, प्लेलिस्ट में होगा हिंदी काव्य खंड करके। आप पूरा जो भी शुरू से चैप्टर है गुरु नानक का, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। जय हिंद।